Assalamu alaikum, dear student, teachers, parents and friends. It's me Nisar Sherpao. Our today's topic is Gauss's law. Gauss law क्या कहते हैं? Gauss law, one point should be noted that Gauss law is more general than Coulomb law. ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम स्टेट करेंगे कि Gauss law को किस तरह स्टेट किया जाता है। स्टेटमेंट इसका कुछ ये है कि the total electric flux through a closed surface is always equal to 1 over epsilon naught times the net charge enclosed by that surface. Gauss law ये कहते हैं कि एक closed surface, सपोज हमारे पास एक closed surface है, ये closed surface मुख्तलिफ शेप्स के हो सकती है, हम आसानी के लिए स्फेरिकल लेते हैं, और इसके अंदर चार्ज क्यों है ये, तो कहते हैं कि इससे जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू द एरिया, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टोटल है इस सरफेस में से, ये हमेशा के लिए दो बातों पर डिपेंड करता है, यानी नेट चार्ज इनसाइड जो चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस ने कहा। तो इसलिए इसका ये स्टेटमेंट है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वांटिटेटिवली किस चीज़ के बराबर है, क्वांटिटेटिवली ये बराबर है 1 over epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उस चार्ज के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, अगर ये चार्ज ज़्यादा हो तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। दूसरी बात, एप्सिलॉन के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, अगर इस एरिया को किसी और मीडियम से भर दे तो क्लियर बात है कि सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से नहीं गुजर पाएंगे, जब नहीं गुजरेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा। तो मतलब इसका ये है कि चार्ज को बढ़ाने से, जो इनसाइड है क्लोज सरफेस के बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ता है, और एक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को बढ़ाने से फ्लक्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब इसे गॉस लॉ को हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट काफ़ी नहीं होता, इसके लिए प्रूफ की भी ज़रूरत होती है, तो प्रूफ हम करेंगे। तो प्रूफ के लिए कुछ कंडीशंस है जो एफएससी के लेवल पे ज़रूरी है, और वो कंडीशंस ये है कि प्रूफ हम इसका कैसे करेंगे। नंबर पहला जो कंडीशन है वो है पॉइंट चार्ज। आपने लेना है कौन सा चार्ज? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज हम क्यों लेते हैं, क्यों हम किसी और चार्ज को नहीं ले सकते इस लेवल पे? इस लेवल पे हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वाहिद पॉइंट ही चार्ज होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 1 over r² वेरी करता है। मतलब सिर्फ पॉइंट चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है r के इन्वर्स स्क्वायर लॉ को या इन्वर्स स्क्वायर उसूल को, रूल्स को फॉलो कर देता है। दूसरी जो कंडीशन है प्रूफ के लिए वो ये है कि स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस हम लेंगे, हम स्फेरिकल सरफेस लेंगे। क्लोज सरफेस तो वैसे मुख्तलिफ शक्ल के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए, आसानी के लिए हम क्या लेंगे? स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस। स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस में क्या होता है, उसका जो रेडियस होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब सरफेस का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो एक ही डिस्टेंस पे है, तो इसलिए हम स्फेरिकल सरफेस लेंगे। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि पॉइंट चार्ज मस्ट लाई एट द सेंटर। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि हम लेंगे पॉइंट चार्ज, स्फेरिकल क्लोज सरफेस, लेकिन चार्ज कहाँ पे पड़ा होगा, कहाँ पे रखना चाहिए? बिल्कुल ही इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको किसी और पॉइंट पर रखते, पहले हम ये बात करेंगे कि सेंटर पे हमने रखा तो हमको आसानी क्या होगी। क्या आसानी है? याद रखिएगा कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक तो ये है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड
इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो हर जगह कांस्टेंट होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस। तो हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ऑल पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी। हमें मज़ीद कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दूसरी जो बात है, जो चार्ज को हम सेंटर पे रखते हैं, वो ये है कि हर पॉइंट पे, सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप देख लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उस पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर है ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जो कि किसी और सरफेस में ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। अगर इसकी जगह हम कोई और सरफेस ले लें, क्लोज तो होना चाहिए लेकिन क्लोज मुख्तलिफ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह एक सरफेस लेते हैं ये, और चार्ज को हम इधर रख दें, तो अब देखिए डिफ़िकल्टी क्या होगी, हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्या होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमेशा के लिए रेडियली आउटवर्ड होते हैं पॉइंट चार्ज से। तो अब देखिए हर पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू और एरिया वेक्टर के साथ इसका एंगल डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस पॉइंट पे मैं देखूँ तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, और यहाँ पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट है, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये यहाँ पे आर ज़्यादा है, मतलब इसी पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस ज़्यादा है। इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो आर मुख्तलिफ है और एरिया वेक्टर कुछ ये है। अगर इस पॉइंट पे आप देखें तो एरिया वेक्टर ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एरिया वेक्टर, दोनों के बीच डायरेक्शन में भी मतलब कुछ एंगल है, ज़ीरो नहीं है। और दूसरी जो बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी यहाँ पे डिफरेंट होगी, क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो जब डिस्टेंस कम हो तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस किस्म का शेप लेने से आपके लिए प्रॉब्लम होगा फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने में। दैट इज़ वाई 3 कंडीशंस है इस प्रूफ के लिए। एक तो पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा, दूसरा स्फेरिकल क्लोज सरफेस, तीसरा पॉइंट चार्ज को स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रखना पड़ता है। और वो ये इसलिए इसको हम बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री। मतलब ऐसा हम क्यों करते हैं, सेंटर पे क्यों रखते हैं? फॉर द हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री, या इस तरह लिख के फॉर सिमेट्री। सिमेट्री के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब जब हमने ऐसा इस तरह किया तो ये हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, किस शक्ल में है? स्फेरिकल शेप में, ठीक है। और पॉइंट चार्ज को हमने बिल्कुल ही सेंटर पे रख दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चूँकि ऑल डायरेक्शन में निकलता है 3 डायमेंशनली, इसी डायरेक्शन में आपके तरफ, उस साइड, अप डाउन, लेफ्ट बैक फोर्थ वगैरह वगैरह। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक फार्मूला है वो प्लेन के लिए है, प्लेन सरफेस के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द प्लेन सरफेस, वो फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर प्लेन सरफेस, वो क्या है? वो आपको याद है, पाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए हमारे पास प्लेन सरफेस है, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस के लिए स्पेशल फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यही प्लेन वाला जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो हम अप्लाई करेंगे इधर। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए याद रखिएगा कि इस सारे सरफेस को हम छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, जिस तरह कि हमने इधर ये डिवाइड किया है सारे सरफेस को। कितने छोटे? हाउ स्मॉलर दिस स्क्वायर सरफेस बी, कितना छोटा होना चाहिए? इतना छोटा होना चाहिए
ताकि इसमें ये जो इसका कर्वेचर है, कर्वनेस, वो तकरीबन ख़त्म हो। मतलब है अगर ये हमारे पास सरफेस है और मैं थोड़ा बड़ा प्लेन सरफेस लूँ तो उसमें ये कर्वनेस आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ का अपना एरिया वेक्टर होगा, यहाँ का अपना एरिया वेक्टर होगा, यहाँ का अपना एरिया वेक्टर होगा। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इस एरिया वेक्टर की वजह से हम इस सारे एरिया को छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम छोटा स्क्वायर लेंगे। छोटा स्क्वायर इस तरह देखिए ये। अब अगर आप इस पॉइंट की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो ये तकरीबन प्लेन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए इस सारे सरफेस को हम छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड करते हैं। तो इसलिए इस सारे सरफेस को हमने डिवाइड किया है। यहाँ पे देखिए ज़्यादा, यहाँ पे एक एक लिया ताकि क्लियर हो। ठीक है, और क्या होगा, इस छोटे से स्क्वायर को हमने यहाँ पे जूम कर दिया। ठीक है, तो जूम करने से हमें यहाँ से हमने इस तरह निकाल के इसे जूम कर दिया। जब जूम कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ देखिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो ये है हमारे पास। तो दोनों की तरफ अगर आप देखें तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 है। क्लियर। इस तरह दूसरे एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल उतनी ही जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर चार्ज से एक ही डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इधर और इधर कांस्टेंट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में डायरेक्शन, बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो सेम है। इस सारी एरिया पे हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला फार्मूला। सारे एरिया को हमने डिवाइड कर दिया, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्मॉलर एरिया दिस वन, ये जो यहाँ से हमने लिया है। ठीक है, वो है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डेल्टा A1। डेल्टा A1 से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स E1 इसको हम नाम देते हैं, और E डॉट डेल्टा A1। अब देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। एंगल क्या है, E डेल्टा A1 cos 0 डिग्री। cos 0 किस चीज़ के बराबर है, 1 के, तो हमारे पास E डेल्टा A1। क्लियर। सिमिलरली एरिया 2 से, ये जो छोटा एरिया है, यहाँ पे पाई E2 इज इक्वल टू E डेल्टा A2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया 2 यानी सेकंड जो एरिया है स्क्वायर एरिया, ये दोनों पैरेलल है। बिल्कुल वही फार्मूला जो हमने इधर यूज़ किया वही फार्मूला हम यूज़ करते हैं। इस तरह सारे जितनी भी हमारे पास स्क्वायर्स है उस पर हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर n नंबर ऑफ एरिया स्क्वायर एरियाज हमारे पास फार्मूला ये बनता है। अब चूँकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को हम आम कॉमन अरिथमेटिक मेथड से ऐड कर सकते हैं। सिंस, इस तरह हम लिखते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज a scalar quantity, so we can add all fluxes
by using simple arithmetic method, आम हिसाबी रूल से। तो टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स किस चीज़ के बराबर होगा? E डेल्टा A1 E डेल्टा A2 अप टू E डेल्टा AN। क्लियर हुई बात? पाई टोटल इज इक्वल टू E कॉमन ले ले, हमारे पास रह जाएगा डेल्टा A1 डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN। ठीक है। E समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 अप टू n, इस सारे सम के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं डेल्टा AI। ठीक है। इसका मतलब है टोटल एरिया। तो टोटल जो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हम ऐड कर दें तो इससे बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। इसका मतलब है E इनटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो वो है E इनटू सरफेस एरिया। हमारे पास फार्मूला है 4πr²। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो हमको पता है कि Q बाय 4πε0 1/, या इस तरह लिखें 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय r² इनटू ये अपनी जगह 4πr², ये कैंसिल हो जाएंगे ये, और हमारे पास रहता है Q बाय ε0। तो ये है गॉस लॉ की प्रूफ। गॉस लॉ इस तरह प्रूव किया जाता है।